तो वोल्टेज गेन को वोल्ट बाय वोल्ट ही क्यों लिखा जाता है, आप हालांकि उसको वो मिली वोल्ट बाय मिली वोल्ट लिख दें, रेशो है सर ना। सर अगर उसे कैंसिल कर दिया जाए वोल्ट को वोल्ट के साथ, तो ना ही लिखा जाए यूनिट, तो कोई फर्क तो नहीं नहीं तो पड़ता। आपको पता तो हो ना कि जो एम्पलीफायर का ये गेन है ये वोल्टेज टू वोल्टेज गेन है, वरना ओके गेन तो सर। करंट टू वोल्टेज भी हो सकता है, वोल्टेज टू करंट भी हो सकता है, करंट टू करंट भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, बाज एम्पलीफायर्स आपको आगे मिलते हैं, उधर उन्होंने गेन लिखा होता है इस तरह करके, वोल्ट बाय माइक्रो वोल्ट। अब अगर ये आपके पास एक वोल्ट बाय माइक्रो वोल्ट हो तो ये एक्चुअल वोल्ट बाय वोल्ट में कितना गेन होगा? सर 10 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 पावर 6 टेन टू मल्टीप्लाई पावर बाय। सिक्स वोल्ट बाय वोल्ट। यस। मतलब कि यस उस सर। एम्पलीफायर के ऊपर आप जो है ना एक 10 लाख गुना उसका गेन है, इनपुट पे आप जो देंगे ना 10 लाख गुना एम्पलीफाई करके दे देगा। तो ये यूनिट से जो है ना ये भी होता है, बाजू का जो है वो 10 टू पावर लिखने की बजाय ये इस तरह यूनिट्स को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन? लेक्चर टफ नहीं था या चीजें जो हैं वो इतनी मुश्किल नहीं थी या क्या? सर लेक्चर एक मरतबा ना रिपीट करना पड़ेगा ज्यादा क्वेश्चन के लिए। वो आपने पिछला लेक्चर भी दोबारा रिपीट किया था पर क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछे। सर उस लेक्चर में उसी दौरान क्वेश्चन पूछते गए हैं जब आप हाँ रिकॉर्ड कर ये रहे ये भी है। हैं। जी सर। तो चलें फिर मैं ना कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ जो कि अगर आंसर आप अभी कर दें तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ओके। तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि जी ये आपने आर ई लगाया है तो इसको लगाने से फर्क क्या पड़ा आपके पास? सर आपने कहा इनपुट रेजिस्टेंस से सर इंक्रीज हुई है कितनी इंक्रीज हुई है? β+1 टाइम्स। नहीं, अगर मेरे पास पहले इनपुट रेजिस्टेंस आ रही थी 2.5 के और मैं आर ई लगाता हूँ 100 ओहम का और बीटा मेरे पास है 100 ही बीटा है, तो इनपुट रेजिस्टेंस ये आ रही 100 ओहम का लगाने के बाद कितनी हो जाएगी? पहले इनपुट रेजिस्टेंस इतनी है, बाद में कितनी होगी? बताएं। सर उस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे ना, ये इंक्रीज होगी β+1 RE+R पाई। β+1 आर ई, ये तो आपने उसका फॉर्मूला बता दिया ना। जी सर, इसी से कैलकुलेट करते हैं ना अभी। हाँ लेकिन वो जो टर्म है ना कि कितने से इंक्रीज होंगी, वो टर्म आपको पता हो ना तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे ये आंसर है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप अभी तो सॉल्व करने की साइड पे जा रहे हैं ना, जी सर। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं उस केस में। किसी को याद है वो टर्म में लेक्चर में ना फोकस उसी चीज के ऊपर था काफी देर सर वो एंड पे। फैक्टर है 1+GM RE, उससे इस फैक्टर से इंक्रीज होगी इनपुट रेजिस्टेंस जो होगी। ठीक है, तो लेट से इस केस में हमारे पास 1 मिली एम्पेयर जो है ना ये गुजर रहा था, तो जीएम की वैल्यू क्या आएगी? ये मैं डीसी में बात कर रहा हूँ, ये नहीं बल्कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। आईसी आपके पास जो है ना वो था 1 मिली एम्पेयर, तो जीएम की वैल्यू क्या आएगी? सर 1/25। 1/25 ओहम आ गई। ठीक है, अब आपके पास आर ई मैंने लगाया 100 ओहम का, तो 1 + GM है 1/25। सर 5 आ जाएगी। ठीक है, टाइम्स 100 इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5 होगी।
5 हो गया आपके पास, ठीक है। तो मतलब कि आर इनपुट यहाँ पे पहले 2.5 थी, तो अब आपके पास इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 12.5, 12.5 सर। ठीक है ना। तो आपको मतलब कि ये पूरा जो सॉल्व करा के बताया था वो ये था कि आपको बगैर उसके पता हो ना, अब आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर अब आपको मैं कहूँ कि जी मुझे एक ऐसा एक सर्किट है जहां पे ना मुझे ये मिनिमम जो है 20K की चाहिए, ठीक है, डिजाइन के लेवल के ऊपर। अब 20K क्यों चाहिए, आप इसके हिसाब से कंपेयर करके ना सर्किट में कर रहे हैं जी। सिग्नल रेजिस्टेंस लेट से 2K है, आप नहीं चाहते कि इसके क्रॉस ड्रॉप ज्यादा है, तो आप कहते हैं मैं इसको ना जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसके मुकाबले में 10 गुना कर देनी है। वो 10 गुना आप करते हैं, वो 20K चाहिए आपको अब, ठीक है। अब 20K चाहिए और आपने बगैर आरई के तो एम्पलीफायर में निकाले थे इतनी है, तो अब आप क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि जी कितना मुझे चाहिए, कितना चाहिए आपको गेन। आर इनपुट 20K करनी है, पहले 25 थी, ये बन जाता है 8 गुना आपको इंक्रीज करना है, ऐसे ही है। अगर आर इनपुट आपको समझ आइए आपको इस बात की, यस सर। ठीक है। 8 आपको 20K चाहिए तो 8 गुना इसको इंक्रीज करना है। अब ये बायसिंग डीसी में उतनी ही हुई है, आप इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा कि जनाब 1 + 1/25 टाइम्स आर ई की वैल्यू आप निकालेंगे कि क्या आती है। अगर ये वाली जो टर्म है ये 8 के बराबर होगी, क्योंकि ये 1 + GM/RE है। इसमें से करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट किया तो जनाब RE/25 = 7। तो RE की कितनी वैल्यू आ गई, 175 सर। 175 ओहम। तो आप ये आराम से 175 ओहम लगाएंगे, सिस्टम आपका डिजाइन हो गया और आपने अपना डिजाइन टारगेट अचीव कर लिया। पर ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसकी इंटरनल वर्किंग सारा पता हो कि भाई क्यों इस तरीके से होता है, क्या ये अफेक्ट है क्या। अच्छा, और फिर अगर मैं कहूं कि जी ये आपने चले 8 के हिसाब से 175 ओहम का लगा लिया है, अब इसको लगाने से पहले जो पूरे एम्पलीफायर का गेन आ रहा था ना आपके पास AVO, वो आपके पास आ रहा था -200 आ रहा था वोल्ट/वोल्ट। तो अब आपने जो है ये आर इनपुट को 20K कर दिया है। अब नया जो है ये क्या आएगा आपके पास, ओपन सर्किट वोल्टेज के, ठीक है। 2.5 किलो ओहम की इनपुट रेजिस्टेंस आनी थी इसके बगैर। आपने ऐसे सर्किट डिजाइन किया कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये आपके पास 20 किलो ओहम आ गई, ठीक है। 8 गुना आपने इनपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, तो नया गेन कितना होगा, किसी को आइडिया है? सर आई थिंक सेम रहेगा, क्योंकि हमने जीएम वो चेंज नहीं किया, करंट जो है वो सेम ही रखा है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये जिस टर्म से आपकी इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हुई है ना, मतलब 8 से मल्टीप्लाई किया है ना आपने, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। सर ये रिड्यूस हो जाएगा। हाँ जी, ये हो जाएगा -25 ही बनता है, हाँ। तो आपको लग रहा था आपने कोई जबरदस्त काम कर लिया, लेकिन जितनी इनपुट रेजिस्टेंस को आप जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना बढ़ाएंगे, तो जो गेन है वो 8 गुना कम हो जाएगा। ये मैं ओपन सर्किट की बात कर रहा हूं, ठीक है। एवी और बाकी जो टर्म्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इस तरह का नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैकेनिज्म। समझ आइए आपको? यस सर। यस तो सर। ठीक है, ये इसमें से मेन जो आज के लेक्चर में से चीज लेके जाने वाली है वो ये है कि जी इनपुट रेजिस्टेंस जो है
आर ई को इंक्लूड किया, बगैर इंक्लूड करने के मुकाबले में तो 1 प्लस जी एम आर ई 8 गुना आपने बढ़ा दिया इसको। पर जब गेन की बारी आई तो गेन जब आपने देखा तो बगैर और ये डी जनरेशन रजिस्टर के इतना था। अब आपने क्या किया, उसको उसी टर्म से डिवाइड भी हो गया ये। मतलब ऐसे नहीं है कि आप इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएं और आप कहें कि जी कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ना। वो जितना आप उधर से बढ़ाएंगे उतना ही आपके पास लॉस आता रहेगा, गेन कम हो जाएगा। किसी के ज़हन में वैसे है ये, अब मैं आगे की चीजें वैसे पूछ रहा हूँ, किसी के ज़हन में है कि फिर इसका क्या हल किया जाए। अब आपको इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए थी, आपने इधर 20 के आर इनपुट को करना ही करना है, पर आपको गेन भी 200 चाहिए था। लेकिन अब जो गेन आपके पास है वो आपके पास 200 से रिड्यूस करके हो गया है -25। ठीक है, लेकिन जो टारगेट आपका है वो आपका टारगेट ये है कि जी -200 चाहिए। क्या करें, कुछ कोई है तरीका का? अभी मुझे पता मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आप सोचें इसके ऊपर कि किस तरह के, जब आपको कोई डिजाइन करना पड़ेगा सर्किट तो ये मसले आएंगे। आपको एक तरफ पता चल रहा है कि नहीं जी मेरी रेजिस्टेंस इधर से कम है, मेरे पास अटेन्यूएशन बहुत हो रही है, मैंने उसको रिड्यूस करना है जी। सर फिर आर ई की वैल्यू भी बढ़ा देंगे सर? आर ई की वैल्यू बढ़ाएंगे ये और कम होता जाएगा। गेन भी आपको उतना ही चाहिए लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस भी ज्यादा चाहिए। सर आउटपुट रेजिस्टेंस को चेंज करना। आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बायसिंग से रिलेटेड होती है। याद है ना जब डीसी बायसिंग कर रहे होते हैं, ये इस तरह से अब आपके पास ना डीसी में सर्किट होगा, ये आर ई लगा हुआ है, ये आर सी। आप आरसी को चेंज करेंगे तो आरसी को चेंज करने की वजह से आपका आईसी चेंज हो जाएगा, आपका क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आईसी चेंज होगा, आपके पास जीएम चेंज हो जाएगा। जीएम चेंज हो गया, ये सब कुछ फिर से चेंज हो गया। आप वो भी नहीं करना चाह रहे। सर सिग्नल रेजिस्टेंस को कम कर लेंगे। नहीं, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं ना होती ये चीजें, और जो लोड रजिस्टर है ये कंट्रोल में नहीं होता। आपने एम्पलीफायर डिजाइन करना है, आपने ये नहीं करना कि कोई बंदा जो है वो आपके पास आए कि जी मुझे इस तरह की चीज चाहिए, आप जाके उसको कहो कि भाई तुम्हारा सिग्नल ही अच्छा नहीं है, तुम जो है डिवाइस ही और लेके आओ। आपने अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपने एम्पलीफायर डिजाइन करना है, आपने उसको नहीं कहना कि आप दूसरा कोई सिग्नल लेके आओ। योर स्टूडेंट सोचें, ये बड़ा है क्रिटिकल, यहीं से आगे चीजें सारी निकलनी है इस कोर्स में। हम एक मसले को हल करते हैं, सॉल्यूशन आता है, उसमें और मसले आ जाते हैं, फिर हम उसको हल करने के लिए कोशिश करेंगे और मसले आ जाएंगे, और हम चलते जाएंगे हत्ता कि हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आगे जाके ना एक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो ये सारे मसले मसाइल हल करेगा। तो इसका सॉल्यूशन बताऊं मैं क्विक? जी सर बता दें। जो आपके पास एक एम्पलीफायर है ना, वो मैंने बताया था इस तरीके से ना डब्बे की फॉर्म के अंदर एक आ रही है चीज, यू मोरलेस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप के पास अगर मैं एक एम्पलीफायर के आगे एक और एम्पलीफायर लगा दूं, कोई मसला है इसमें? नहीं सर। नहीं मसला ना। अब मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे इधर से टोटल साइन को रहने दे, मुझे टोटल गेन चाहिए 200। अगर टोटल गेन 200 चाहिए तो हर इंडिविजुअल एम्पलीफायर का जो है वो गेन कितना होना चाहिए? हंड्रेड। 700। नहीं, ये आप लोग बहुत गलती करते हैं। गेन ऐड होता है कि मल्टीप्लाई होता है? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन टाइम्स वी से इनपुट। अगर ये जो वी इनपुट है ये मेरे पास जो है किसी और के, अब वी आउटपुट 1 इज इक्वल टू
लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये जो V आउटपुट 1 है और ये V इनपुट 1 है, ठीक है, और इसका गेन है AVO1। सेकंड जो है इसका गेन है नंबर 2 है, ये AVO2, इनपुट इसकी है VI2 और आउटपुट आती है V आउटपुट 2, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया और सेकंड रिलेशन आ जाता है जनाब V आउटपुट 2 इज इक्वल टू AVO2, मैं किधर फंसा लिया कोने में, टाइम्स VI2, ऐसे ही होगा ना। जी सर। अब जो VI2 है वो आपके पास V आउटपुट 1 के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो V आउटपुट 2 बराबर हो जाएगा जनाब AVO2, और यहाँ पे आप ये रिलेशन डाल देंगे जो जिसके बराबर है AVO1 टाइम्स VI1। तो जो यहाँ पे आउटपुट, इसके मुकाबले में ये दोनों गेन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इंडिविजुअल स्टेज का गेन निकालना है तो 200 का स्क्वायर रूट लेंगे आप, या ऐसे करेंगे कि दो कोई भी वैल्यूज कर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। लेट्स से हम क्या करते हैं 20 और 10 कर लेते हैं। पहली स्टेज का 10 गेन है, दूसरी स्टेज का गेन जो है वो 20 है। ठीक है, साइन चले नेगेटिव नहीं आएगा आउटपुट के ऊपर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, समझे आप? तो सर फिर सेकंड जो एम्पलीफायर है उसके जो इनपुट सिग्नल है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा? सेकंड का जो इनपुट सिग्नल है वो नहीं, तो वो इंक्रीज होता है तो ये वो लार्ज सिग्नल एम्पलीफिकेशन करेगा। ये पॉइंट भी आपका एक तरह से जो है ना वैलिड है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड वाली जो स्टेज होगी ना उसके इनपुट के ऊपर हमारे पास स्मॉल सिग्नल नहीं आएगा। जी सर। ये भी एक सर अब मसला तो आ गया। सर अब तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ना वैसे, सेकंड स्टेज को जो इनपुट देंगे हम। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि जी जो सेकंड स्टेज के ऊपर है ना वो फिर हमारे पास ये आगे जाके ना ये सारी चीजें हमने इसी कोर्स में पढ़नी है, ठीक है। हमारे पास वो फिर आगे जाके क्या होता है कि हम इसको स्मॉल सिग्नल में यूज ही नहीं करेंगे सेकंड स्टेज को, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके से ना ये एक सोल्यूशन बन सकता है कि एक दफा एम्पलीफाई किया और एक दफा फिर एम्पलीफाई कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि आपको पहली स्टेज का गेन चाहिए -10, और आपके पास जो है ना अब मसलन ओरिजिनली क्या था 2.5K की इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर जो गेन आपके पास आ रहा था ना वो था -200। तो अब -200 से आप -10 करते हैं तो आप क्या करेंगे 1 + GMRE इस तरीके से कर देंगे कि ये आपके पास 20 टाइम्स कम होके -10 हो जाएगा, और ये जो है 20 टाइम्स इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये अब आपके पास 50K हो जाएगी इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी स्टेज में इसी तरह का एम्पलीफायर आपने लगाया होगा, लेकिन उसके केस में आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपके पास जो है -200 से गेन 20 करना है, तो इसको डिवाइड आप करेंगे 10 के ऊपर, और इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 25K, ठीक है। तो दो एम्पलीफायर लगा के उनको आपस में कनेक्ट करके उनका आरसी चीजें सारी उसी तरीके से लगी होंगी। ये इतना सिंपल नहीं है, पर उस तरह से करके आप एक ऐसा सर्किट बना लेंगे जो कि ये आपका जो मसला था उसको हल कर देगा। तो ये मतलब कि हमारे पास हमेशा ऑप्शन होती है मल्टीपल लगाने की, लेकिन अभी हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं, हमारे पास कोई पैरामीटर तो हो ना जिसको कंट्रोल करके हम कर सकें। तो वो पैरामीटर है ये आरई। इसके थ्रू इनपुट रेजिस्टेंस, एक आपने एम्पलीफायर जिस तरह का भी डिजाइन किया था, इसके थ्रू उसका गेन और इनपुट रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, और फिर जितनी आपको स्टेजेस चाहिए आप लगाएं और लगा के ऑप्टिमाइज कर दें, ठीक है।
जी सर। ठीक है। तो सर और इसके अलावा आगे हम कुछ एम्पलीफायर की जो स्टेजेस पढ़ेंगे ना, तो वहां से हमें इसके भी हल मिलेगा कि हमें वो स्मॉल सिग्नल वाली प्रॉब्लम आए बगैर भी हम ये मसला हल कर सकते हैं। ठीक है। सर सेमेस्टर एंड पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी दिया जाएगा इसके? जी जी, सेमेस्टर एंड के ऊपर नहीं, मिड के बाद आपको दे दिया जाएगा, जी सर। जिसमें इसी तरह के टारगेट बता दिए जाएंगे कि जी इतना गेन चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी बैंड पे चाहिए, और इस तरह की बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब लेट से ग्रुप्स बना दिए आपके या इंडिविजुअली, वो रोल नंबर के हिसाब से वो पैरामीटर्स चेंज होते जाएंगे, और हर एक को कहा है कि जी वो डिजाइन करके लेके आए। यहाँ है कि ग्रुप वाइज है तो वो थोड़ी और भी चेंजेस जो है ना, टारगेट चेंज कर देंगे कि आपने इस चीज के लिए बनाना है, आपने उसके लिए, तो डिजाइन करें। अब लेकिन वो डिजाइन करने के लिए पहले आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब आपको ये ना पता हो कि ये करता क्या है, ठीक है, तो आप वो नेट से भी ढूंढते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं लगनी कि क्या किया जाए। वो नेट पे जिन्होंने बनाए होते हैं उनको ये चीजें पता होती हैं, तो वो बगैर कुछ जो है वो कॉम्प्लिकेशन के इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। तो आपको भी वही डिजाइन ही तो सिखाया जा रहा है। जी सर। ठीक है। लैब का बताएं, लैब में क्या चल रहा है आजकल? लैब हो रही है? सर अभी तक एक ही लैब हुई है। अच्छा जी। और उसमें क्या आप लोगों ने पढ़ा है? सर सिग्नल को एम्पलीफाई किया सर, ये वो तो पूरा का पूरा कोर्स ही इस चीज के ऊपर है, पर कौन सा एम्पलीफायर यूज किया है, किस तरह किया है, कौन सी स्टेज लगाई है? सेक्शन ए ने तो सेक्शन ए ने तो दो किए, एक कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अच्छा, यस सर, हमारे आपको दो मेरे हो ख्याल में चुके हैं। अच्छा, वो मेरे ख्याल में ना, क्योंकि लैब्स का टाइमिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती है ना, वो एक हफ्ते के स्टार्ट में लेक्चर हो रहा है और बाद में हो रहा है, तो उसकी वजह से शायद ना कोई मेरे ख्याल में गैप एक आध का पड़ गया होगा, क्योंकि ये अभी ये चौथा हफ्ता है आपका। जी सर, ये फोर्थ वीक। यस सर। लैब पीछे हैं, लैब्स का उनको करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ उनसे कि ना इसको एक्टिवली करवाएं सर लैब्स सर को। कह रहे थे कि मैं ना इस वीक में ना एक्स्ट्रा क्लास कोई अरेंज करके तो मैं साथ में लाना है काम। बात हुई थी मेरी हाँ, सर से। अगर कोई रह गई है ना तो वो उस तरीके से करके ना कर लें। इतना ये ज्यादा जो है ओपन एंडेड भी आपकी ना लैब्स होंगी, उसका बताया ठीक है सर। उन्होंने? ओपन एंडेड लैब क्या होती है? जी सर, बताया हुआ है सबने। चले सही है। क्या क्या होता है, कोई एक आध स्टूडेंट जरा मुझे बता दे। सर हमें कोई कोई टास्क दे देंगे, उसका थोड़ा सा हमें हिंट दे देंगे, बाकी परफॉर्म हमें खुद करना है। तो जैसे अभी नहीं, मैंने एक ही चीज पूछी आप लोगों से कि जी मैंने आप लोगों को कहा कि जी ये चीज है, हमें इतना गेन चाहिए और इतनी चीज चाहिए, तो एक एम्पलीफायर से जो है ना ये चीज नहीं हो सकती। खैर ये तो प्रोजेक्ट टाइप, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन है कि वहां पे आपने ना ओपन एंडेड लैब में होगा, उससे पहले आपने लैब्स के अंदर जो चीजें हैं ना, आपको बेसिक्स उसकी बता दी जाएंगी, आपको करवा भी दिया जाएगा। पर आमतौर पे क्या होता है कि स्टूडेंट ये नहीं समझते कि ये किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बस जी ये स्टेप है, स्टेप किए और खत्म करके उन्होंने कहा जी हो गया। ओपन एंडेड लैब में क्या होगा कि वहां पे अब जो है ना वो स्टेप वगैरह जो है ना वो तो आपको पहले ही पता होंगे, पिछली लैब्स की तरह की। पर अब टारगेट थोड़ा एडवांस किस्म का होगा, जो थ्योरी में पढ़ा था लेकिन एग्जैक्ट लैब में आपको करवाया नहीं गया। पर अब वो स्टेप जो पिछले सीखे थे उनको इस्तेमाल करते हुए नई चीज आपने करनी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नई कोई उस तरह की आ जाए। मसलन जैसे एक एम्पलीफायर की करेक्टराइजेशन कर ली है, तो दूसरा एम्पलीफायर एक दिया जाए कि जी अब इसकी भी करो। कॉमन एमीटर के आपने जो है, जैसे आपने जो है वो करेक्टराइज करके इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो बाद में अब मैं अगर आपको कह दूं कि जी कॉमन एमीटर है जिसके साथ आर ई लग गया है, तो अब इसका निकालें, तो स्टेप तो वही है, ऐसे ही है ना। अभी जैसे ये इसमें किया है, स्टेप तो वही थे कि जी इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है, आउटपुट निकालनी है, ऐसे सप्रेस करना है सारा कुछ करके, तो रिजल्ट भी आ गए। लेकिन है कि वो एटलीस्ट आपको पिछली लैब्स की और सारी चीज़ों की समझ होगी तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड लैब जो है ना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से है कि ये लाजमन
2 3 4 होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स ऐसे ही ना हो कि बस जी ये स्टेप थे, या कुछ लैब्स में होता है ना जैसे नॉब्स ही चेंज करनी होती हैं, बस नॉब्स चेंज करते रहें और कहें कि जी हो गया। नहीं, थोड़ा सोचें भी कि कैसे होती हैं चीजें, वरना क्या होता है कि एंड पे प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट्स के वक्त तक आपको ये नहीं पता होता कि जी किस तरह से आइटम मल्टीपल जो है वो ऑपरेट करती हैं। चलिए ठीक है, तो मेन तो लेक्चर हो गया था ना, लेकिन मेरे ख्याल में ना ये जो लेक्चर के अलावा कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी एक प्रोवाइड ना होना चाहिए कि जी पढ़ रहे हैं हम चीजें तो पढ़ किस लिए रहे हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होती है और क्या इसका मतलब है। तो वो चीजें जो है ना मैंने आपको अभी ये बताई हैं, जो ये Q&A के अंदर आपके जब क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो उस पर। अब इसी तरीके से आपने ना, अब हमें थोड़ी समझ आ गई कि जी कौन सा एम्पलीफायर कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आगे जाके हम लोग कुछ और एम्पलीफायर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ जो आज हमें मसले निकले थे, जो स्टूडेंट्स ने करेक्टली पॉइंट आउट किया, वो उस एम्पलीफायर्स को भी साथ इस्तेमाल करके मसले हल हो जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज होगी, इसको आगे अभी फिर ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और सर कोई क्वेश्चन? जी सर ये जो हम सारी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, इनको याद रखने की जरूरत है या फिर सारा मेन जो फार्मूले वगैरह हम ड्राइव कर रहे हैं वो हो जाए काफी? डेरिवेशन का पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे 1+GMRE का है, ठीक है, जो कि एक बड़ा ही क्रिटिकल किस्म का जो है ना ये फैक्टर है। तो ये आपको मतलब बैक एंड पे भी, आप क्वेश्चन के ऊपर फिर डिपेंड करता है आगे। अगर तो आपको कहा जाए कि जी पूरा सॉल्व करके निकालें तो सॉल्व करके निकालना है। अगर कहा जाए कि जी आप जो है पूरा सॉल्व या उस तरह से नहीं है कि जी पहले पूछा जाए कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करें और फिर आप बताएं आपके हम कितनी आरी लगाएं ताकि इस तरीके से हो जाए, तो वहां पे आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो क्वेश्चंस को देखना होता है, और क्वेश्चंस जैसे कि आपको पता है कि अब ये जो कोर्स है ये C4 C5 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एनालिसिस और एनालिसिस के अलावा डिजाइन लेवल की चीजों के ऊपर है। तो वहां पे क्वेश्चन आपके पास आएंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के, ऐसे नहीं आ जाएगा कि जी, एक आध शायद हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि जी ये सर्किट है सॉल्व करें, वरना ज्यादातर हो सकता है कि आपको लिखा जाए जी फलाना एक जगह पे आपने जो है फलाना एक एम्पलीफायर आपको कहा जा रहा है कि बनाएं, उसका इतना गेन चाहिए, इतना ये चाहिए, आपकी मर्जी है जो भी चूज करना है चूज करें, लेकिन बना के दें, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको उस केस में यही नहीं खाली पता होना चाहिए कि जी ये ऐसे करता है काम, ठीक है। वो आपके पास एप्लीकेशन वाले लेवल के ऊपर C3 होता है, फिर एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये रिजल्ट आ रहा है तो आ क्यों रहा है, एनालिसिस कैसे था, ये अभी जो मैंने इधर किया था ये एनालिसिस है कि जी हमारे पास पहले इनपुट रेजिस्टेंस इतनी थी फिर इतनी हो गई, तो ये एनालाइज किया तो हमें एनालिसिस के बाद पता चला कि अच्छा ये वाली टर्म है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह एनालिसिस के अंदर जो है खाली रिजल्ट नहीं निकाला, उसको एनालाइज किया तो पता चला ये टर्म 1+GMRE से हो रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम इस कंक्लूजन के ऊपर आए, कहाँ लिखा था कि जी ये जो टर्म है ना ये इसको लगाने से ये फर्क पड़ता है सर्किट पे, ये एनालिसिस है। और जो आपके पास वो C5 लेवल है ना वो इससे भी ऊपर की चीज है, आपको आहिस्ता आहिस्ता तैयार किया जा रहा है उसके लिए भी कोर्स के ये कंटेंट्स के थ्रू। सर अगर किसी एम्पलीफायर में कोई चेंजिंग वगैरह की जाती है, मतलब कोई एडिशनल रजिस्टर वगैरह लगाया जाता है, उसके लिए हमें मेन कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि इसके बिहेवियर को मतलब करेंगी रिफ्लेक्ट? ये डिपेंड करता है, अब सबसे पहले तो डीसी बिहेवियर को आप चेक करेंगे, कहीं ऐसे तो नहीं है सैचुरेशन या कट ऑफ में जा रहा हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे जो है उसके एसी बिहेवियर का देखेंगे, हर एक चीज का जी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर से आरसी आप एक उठा के दूसरा लगा देंगे तो सारा गेन चेंज हो गया आपका, पर इनपुट रेजिस्टेंस नहीं चेंज हुई क्योंकि उसके रिलेशन में आरसी नहीं आ रहा। आप आरसी नहीं चेंज करते, कलेक्टर करंट चेंज कर देते हैं। तो अब ये रिलेशन देखते हुए क्या आपको लग रहा है कलेक्टर करंट चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ भी नहीं।
ऐसे ही नहीं, कलेक्टर करंट आपने बढ़ा दिया, क्या होगा? तो जीएम चेंज हो जाएगा। और जीएम की वैल्यू बढ़ेगी जी या सर। कम होगी? सर बढ़ेगी। तो जब जीएम की वैल्यू बढ़ गई है तो ऊपर भी बढ़ जाएगी, नीचे भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल वैसे आपने जो ओरिजिनल बात की थी तकरीबन ठीक ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही आ रहा है, एज लॉन्ग एज ये टर्म जो है 1 से जो है बड़ी है। अगर ये वाली टर्म 1 से बड़ी है ना आपके पास, तो वाकई फर्क नहीं पड़ेगा। सरप्राइजिंगली उन्होंने लेकिन सोचे बगैर, मेन कॉन्टेक्स्ट नहीं उन्हें पता था, लेकिन जवाब तकरीबन ठीक ही दे दिया। और इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये है। आईसी की वैल्यू बढ़ जाए तो इस पे कितना फर्क पड़ेगा? याद रहे ये जो आर ई आपने निकालना है ये आपके पास है अल्फा बाय जीएम। जीएम है आईसी ओवर वीटी, तो ये बन जाता है अल्फा वीटी ओवर आईसी। आईसी बढ़ेगा तो ये आर ई आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपके पास क्या है कि अगर ये आर ई की वैल्यू आप जो डीजनरेशन रजिस्टर इसके मुकाबले में ज्यादा रखते हैं तो इसके चेंज होने से भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब आपको सर्किट टू सर्किट देखना पड़ेगा, रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। और पर जितने भी मेन रिलेशंस जितने भी आने होते हैं ना, वो सारों को हम इसीलिए जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। टाइम क्योंकि हो गया हुआ है अभी, तो बाकी फिर ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो दोबारा जब आप लोग ये लेक्चर की वीडियो अभी देखें ना, तो उसमें ये सारे पॉइंट ध्यान में रखें कि हो क्या रहा है। ओके सर। ठीक है, सिर्फ वो वैल्यूज निकालना नहीं है इसमें मकसद। इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स में है कि आपको पता हो कि कैसे क्या निकालना है, कोई टारगेट, क्या काम करने से क्या अफेक्ट होगा, ताकि आपने आगे डिजाइन के वक्त उसको एज अ टूल यूज कर सकें। यस सर। चलें चलें, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।